हेलो, वेलकम ऑन डीसीआई रिसर्च सेंटर। और आज की हम कंप्यूटर जीके की क्लास में आपको पढ़ाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे हम। और अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित जीके के, वो सभी क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाले हैं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार हमारी जनरेशन होती है ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है। हमारी तो जनरेशन जो है हमारे बाप दादा परदादा यानी जिसको हम पीढ़ी बोलते हैं, हमारी जो जनरेशन है हमारे बाप दादा परदादा पे निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है। लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंप्यूटर की जनरेशन डिपेंड होती है उसमें यूज किए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे। किस पे डिपेंड होती है? कंप्यूटर की जनरेशन उसमें यूज किए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब तक जो है हमारी 5 जनरेशन बन चुकी हैं, 5th जनरेशन अभी चली हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली जनरेशन से। लेकिन कितनी जनरेशन बन चुकी है? 5 जनरेशन हमारी बन चुकी हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है जो है हमारी, सबसे पहले आपको इसका टाइम पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन का टाइम जो है इसका फर्स्ट जनरेशन का 1946 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन का टाइम रहा है। नियर बाय 10 साल फर्स्ट जनरेशन का टाइम रहा है। इस टाइमिंग के दौरान जो भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने हैं उनको हम फर्स्ट जनरेशन में काउंट करते हैं, गिनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जनरेशन उसमें यूज किए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे डिपेंड होती है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? अगर क्वेश्चन आ जाए तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है 1904 में कर दिया गया था। और ये जो आविष्कार है इसका किया गया था जॉन फ्लेमिंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब बात कर लेते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हो अगर आपने वैक्यूम ट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाए अगर आपसे कि इसका साइज कितना होता था, साइज नियर बाय 30 गुणा 50, हाँ जी 30 गुणा 50 के रूम के बराबर। कितना? 30 गुणा 50 रूम के बराबर इसका साइज होता था। अगर स्पीड की बात करें, स्पीड वेरी स्लो, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति के कंप्यूटर थे ये। अगर हम इसके पावर की बात करें, पावर कंजक्शन जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती थी, यानी हाई होती थी। पावर इसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी। साथ ही साथ इसकी हीट मतलब ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब यूज होता था उनके अंदर। और ये वैक्यूम ट्यूब जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती थी तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में नियर बाय कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी, तो 19,000 से लेकर 20,000 के आसपास एक कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसकी हीट बढ़ जाती थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के रूप में क्या यूज किया जाता था? तो इसमें यूज किया जाता था पंच कार्ड। क्या यूज किया जाता था? पंच कार्ड। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम आपको पंच कार्ड के बारे में बता चुके हैं कि पंच कार्ड क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि अगर पूछा जाए कि पंच कार्ड बना कब था, देखो इसकी 2 डेट हो सकती हैं या 2 डेट होती हैं। एक है 1750 और एक है 1890। और हरमन होलोरिथिक ने इसका बनाया था, लेकिन इसको जो आविष्कार है वो 1750 में हो चुका था। अगर क्वेश्चन ये आए कि पंच कार्ड बना कब था 1750 में, यूज कब किया गया, सक्सेसफुली यूज कब किया गया? 1890 में। किसके द्वारा? हरमन होलोरिथिक के द्वारा। वैसे इसका यूज 3 व्यक्तियों ने बनाया था जिसमें अहम भूमिका हरमन होलोरिथिक ने निभाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है कि पंच कार्ड का जो है आविष्कार जो है हरमन होलोरिथिक ने किया था 1890 में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी के रूप में
मेमोरी के रूप में, प्राइमरी मेमोरी के रूप में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का आविष्कार गैस्टो टेस्चेक ने किया था। गैस्टो टेस्चेक ने किया था। और कब किया था? 1932 में। कब किया था? 1932 में गैस्टो टेस्चेक द्वारा मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इसकी भी नॉलेज अवेलेबल है हमारे। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो वहाँ पर आप जाके ले सकते हो। इनपुट होगी, मेमोरी होगी। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, जो कि आपकी मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में अगर पूछा जाए कि कौन सी मशीनी भाषा यूज होती थी, तो इसमें होती थी असेंबलिंग और बाइनरी। असेंबलिंग और बाइनरी लैंग्वेज जो है इसके अंदर यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। अब बात कर लेते हैं यूज कहाँ किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो कहाँ यूज होता था, किस काम के लिए यूज होता था? ये अधिकतर यूज किया जाता था पे रोल के लिए और किसके लिए? रिकॉर्ड रखने के लिए। किसके लिए? रिकॉर्ड को रखने के लिए, रिकॉर्ड को सेव रखने के लिए ज़्यादातर इसका यूज होता था। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताओ, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी बताया था ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इनायक बोलते हैं इसको। और एक यूनिवक के नाम से भी एक कंप्यूटर है, यूनिवक के नाम से भी एक कंप्यूटर है, जो कि वो भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में काउंट किया जाता है। तो ये थी इसकी कुछ मुख्य बातें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। लेकिन मैं अब बता देता हूँ कि अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम क्या था। एक्यूरेट टाइम यही है 46 से 56। और उसमें क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 वैक्यूम ट्यूब, वैसे मैं अभी आपको सेकंड जनरेशन में ये बात क्लियर करा दूंगा। चलो हाँ, और दूसरी बात क्या होगी, जैसे टाइम हो गया इसका, वैक्यूम ट्यूब होगी, यूज किस लिए होता था? पे रोल के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनपुट के रूप में क्या यूज होता है? पंच कार्ड। क्या यूज होता है? पंच कार्ड। प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या यूज होता है? मैग्नेटिक ड्रम। ये थी बातें कुछ फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। तो हमारा सेकंड जनरेशन में है सेकंड जनरेशन की टाइम की बात करें तो सेकंड जनरेशन का टाइम रहेगा हमारा 1956 से लेकर 1964 के बीच में। हो सकता है आपकी पास जो बुक हो उसके अंदर ये थोड़ा बहुत चेंज मिले, लेकिन ये एक्यूरेट है। जो मैंने अभी आपको बताया यही सही है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इसी डेट पे क्लिक करना है। चलो वो तो बात ठीक है कि टाइम जो है ये था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? यूज होता था ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर जो होता है ये एडवांस रूप था वैक्यूम ट्यूब का। यानी वैक्यूम ट्यूब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो उस टाइम यूज की जाती थी। अगर मैं बात करूं 1 ट्रांजिस्टर, यानी 1 ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब। 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर एक ट्रांजिस्टर होता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिस्टर कितनी वैक्यूम ट्यूब के इक्विवेलेंट होता है, 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है एक ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर किस मटेरियल के द्वारा बना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर किस मटेरियल के द्वारा बना होता है? सिलिकॉन मटेरियल के द्वारा इसको बनाया गया होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ खास बात। सबसे पहले तो मेन बात तो बताई दी हमने कि वैक्यूम ट्यूब की जगह इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। अगर हम इसके साइज की बात करें, साइज जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग स्मॉल हो गया था। इसका कैसा हो गया था? कम हो गया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसका साइज स्मॉल हो गया था। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड जो है इसकी फास्ट हो गई थी।
फास्ट, लेकिन अकॉर्डिंग इतनी फास्ट नहीं हुई थी कि आज के कंप्यूटर को वो कंपेयर कर सके। अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो चुकी थी। अगर हम मेन बात कर लें इनपुट के रूप में, इनपुट के रूप में इसके अंदर क्या यूज होता था? इनपुट के रूप में इस कंप्यूटर में भी मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था इनपुट के रूप में, इस कंप्यूटर में भी मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था इनपुट के रूप में भी। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, अगर ट्रांजिस्टर का आविष्कार पूछ लिया जाए कि आविष्कार कब हुआ था, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो विलियम शोकली ने किया था। किसने किया था? विलियम शोकली ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। मैग्नेटिक ड्रम हम आपको बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, इनपुट के रूप में पंच कार्ड, ये बात गलत होगी भाई, इनपुट के रूप में पंच कार्ड आएगा, पंच कार्ड। मैग्नेटिक ड्रम तो एक मेमोरी है, ठीक है। अब हम मेमोरी के बारे में बात कर लें। अब मेमोरी में आप ये सोच रहे होगे, जब इसमें सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का यूज किया जा रहा है तो सेकंड जनरेशन में भी इन मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज होगा। जी नहीं, इसके अंदर होता है मैग्नेटिक कोर का, किसका? मैग्नेटिक मैग्नेटिक कोर का इसके अंदर यूज होता है। ये भी मैग्नेटिक ड्रम की तरह एक स्टोरेज डिवाइस होती थी जो कि कुछ हद तक आपका डाटा स्टोर करने में सक्षम होती थी। अगर हम इसकी हीट पावर की बात करें, पावर जो है इसकी वो कम होती थी, यानी कम अकॉर्डिंग टू जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। और हीट जो है वो भी इसकी कम थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब इनपुट के रूप में भी आ गया, स्पीड भी आ गई, फास्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर मेमोरी कौन सी यूज होती थी? मेमोरी, अगर बात आ जाए कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी कौन सी यूज होती, सॉरी मेमोरी नहीं, लैंग्वेज, तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि जो आज की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसके अंदर हाई लेवल की लैंग्वेज का यूज किया जाता था। अगर पूछ लिया जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है तो आपने बताना है कोबोल और फोर्टन। कोबोल और फोर्टन नाम से लैंग्वेज होती थी उस टाइम, इनका यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर आपसे यूज के बारे में पूछ लिया जाए कि किस यूज के लिए ये यूज किया जाता था, मतलब सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस काम के लिए यूज होता था, ये भी जो है पे रोल के लिए यूज किया जाता था। और बिलिंग के लिए, किसके लिए? बिलिंग के लिए इसका यूज करने लगे थे। और फाइलों को अपडेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाने लग गया था। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल रहेगा IBM 1401 और एक यूनिवक के नाम से है एक कंप्यूटर, यूनिवक 110 के नाम से एक कंप्यूटर है। वो आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में काउंट किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो ये था हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो थर्ड जनरेशन में क्या था? थर्ड जनरेशन का सबसे पहले हम टाइम बता देते हैं आपको। थर्ड जनरेशन का टाइम रहा है 1964 से लेकर 1975 तक, ठीक है जी। 1964 से लेकर 1975 तक जो है थर्ड जनरेशन रही है। लेकिन इस जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के रूप में क्या यूज किया जाता है? इस जनरेशन में शुरुआत हो गई थी आईसी की। किसका यूज किया जाता था? आईसी का। वैसे तो मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ आईसी के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आईसी होता क्या है। आईसी क्या होता है? एक संपूर्ण सर्किट होता है जो कि सिंगल पैकेज में बनाया गया होता है। ये मैनी सर्किट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, जिसमें मैनी रजिस्टर हो सकते हैं, मैनी आपके डायोड्स हो सकते हैं,
मैनी आपके ट्रांजिस्टर्स की संख्या इसके अंदर इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी आईसी के अंदर 10 से 30 सर्किट्स का यूज किया गया है तो उस आईसी को कहेंगे हम SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर किसी आईसी के अंदर 100 सर्किट्स का यूज किया गया है उसे कहेंगे हम MSI, मीडियल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर किसी सर्किट्स के अंदर आपका 1000 सर्किट्स का यूज किया गया है आईसी को बनाने में तो उसे कहेंगे हम VLSI, सॉरी LSI, VLSI नहीं, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर किसी आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर्स की संख्या या सर्किट्स की संख्या लाखों में हो जाती है तो उसे कहेंगे हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर किसी आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या करोड़ों में, अरबों में, खरबों में हो जाती है तो उसे कहेंगे हम ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये है, इस प्रकार आपके आईसी बनाए जाते हैं। लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इन तीन आईसी का यूज किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से आईसी के कॉम्बिनेशन से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया था तो वो होगा SSI, MSI और LSI। VLSI का इसके अंदर नहीं यूज किया गया, ये आप बात ध्यान रखें, VLSI का नहीं यूज किया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज होता है इसका और इसका, इनका भी यूज होएगा। अब एक बात आती है, चलो वो मैं थर्ड जनरेशन में आपको फोर्थ जनरेशन में बता दूंगा कि इनका ये इनसे थोड़ा हटके क्यों है, अलग क्यों है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के बारे में, बात कर लेते हैं स्पीड जो है वो फास्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी क्योंकि यहाँ पर आपके आईसी आ गए थे और जो है साइज जो है स्मॉल हो गया था, अन्य कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वेरी स्मॉल हो गया था। यानी पहले तो ये बहुत बड़े होते थे लेकिन अब इनका साइज जो है बहुत हद तक जो है वो स्मॉल हो गया था। मेमोरी के रूप में देखो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी के रूप में 2 मेमोरी आ गई थी, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यूज की जाने लगी थी कंप्यूटर के अंदर। तो प्राइमरी मेमोरी में सबको पता है वो आज तक भी यूज किया जाता है रैम। यहाँ पर रैम का यूज होने लग गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का आविष्कार हो चुका था, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हो चुका था और CD DVD का भी आविष्कार हो चुका था। CD और DVD का भी यूज किया जाने लग गया था डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज जो है इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज जो है वो यूज होने लग गई थी। विंडो की बात करें, विंडो या जिसे आप OS बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें डोज का यूज होने लग गया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी कंप्यूटर के अंदर अब नए टाइप के जो है सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया था। और हाँ, इसी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही सबसे पहले लैन एंड वैन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? लैन एंड वैन का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना सीख गए थे। तो ये थी बातें कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस कंप्यूटर के अंदर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या यूज होता था, आईसी का यूज होता था। वो भी ये मैंने 3 बताए, SSI, MSI और LSI। इससे ज़्यादा नहीं यूज होते थे। टाइम क्या रहेगा? 64 से 75 के बीच में इसका टाइम रहेगा। और मेमोरी के रूप में क्या यूज होने लगे था? रैम। और यहाँ पर मेमोरी के रूप में, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का यूज होने लग गया था। वो अलग बात है कि इनकी कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी आज के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन में है हमारा, फोर्थ जनरेशन का सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं।
टाइम रहेगा 1975 से लेकर 1985 तक। क्या रहेगा? 1975 से लेकर 1985 तक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में इसके अंदर भी आईसी का यूज़ किया जाता था। लेकिन आईसी तो हमारा थर्ड जनरेशन में भी यूज़ किया जाता था। देखो वहाँ पर हमारा लास्ट की अगर बात करूँ, वहाँ पर लास्ट जो हमारा था LSI, इससे ज़्यादा उसमें नहीं यूज़ किया जाता था। और वर्तमान समय फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो है आईसी यूज किए गए वो VLSI सर्किट का यूज़ किया गया, जो कि इसी को हम CPU भी बोल सकते हैं, या इसी को CPU बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो माइक्रो प्रोसेसर, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई थी। वैसे देखो माइक्रो प्रोसेसर और जो आईसी में है कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, बस डिपेंड क्या होता है इनमें यूज किए गए सर्किट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर किसी चिप के अंदर सर्किट्स की संख्या कम है उस चिप को कहेंगे हम आईसी। अगर किसी चिप के अंदर, मतलब उसी चिप के अंदर सर्किट की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो उस चिप को कहेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर। बाकी और कोई फ़र्क नहीं रहता आईसी में और माइक्रो प्रोसेसर में। यानी यहाँ पर मैं सीपीयू भी लिख सकता हूँ आपका और आईसी भी लिख सकता हूँ। सीपीयू भी हमारा एक आईसी होता है, या आईसी को ही सीपीयू बोला जाता है। वैसे तो आज के कंप्यूटर में, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखो साइज़ की बात करूँ, साइज़ जो है इसका वेरी स्मॉल हो गया था, वेरी स्मॉल। जो अगर आप बात करें स्पीड की, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट हो गई थी। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में इसकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लग गई थी, जो वर्तमान समय में भी यूज की जाती है। अगर हम ओएस की बात करें, ओएस की बात करें तो ओएस में इसके अंदर भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। अगर बात कर लें इसी फोर्थ जनरेशन के दौरान iOS, जिसको हम एप्पल विंडो भी बोलते हैं, इसका भी जन्म हो चुका था। मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में डोज का भी यूज किया जाता था, और एप्पल की जो कंप्यूटर हैं उनके लिए भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था यहाँ पर iOS का। अगर हम यूज की बात करें, यूज तकरीबन इसका ऑल फील्ड में होने लग गया था, जैसे एजुकेशन में, बैंक में, ऑफिस वर्क में, सभी वर्क करने के लिए इसका यूज होने लग गया था। और इसी जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनेट का आविष्कार हुआ, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही इंटरनेट का यूज किया जाने लग गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और हाँ, एक खास बात, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एक सुपर कंप्यूटर भी बना है, पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है K151। अगर क्वेश्चन आ जाए, पहला सुपर कंप्यूटर K151 जो कि फोर्थ जनरेशन में बना था। कब बना था? फोर्थ जनरेशन में। और हाँ, इसी जनरेशन के दौरान आपके मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए थे। फोर्थ जनरेशन में मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर बनने भी स्टार्ट हो चुके थे। तो ये थी बात कुछ फोर्थ जनरेशन के बारे में। मुख्य बात क्या रहेगी, इसके अंदर VLSI यानी CPU का यूज किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। टाइम रहेगा इसका 1985 तक, 75 से 85 तक। लैंग्वेज जो है वर्तमान समय की हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है। और यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है OS के लिए। यहाँ पर मेमोरी मैंने जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि सभी को पता है आज भी हमारे वर्तमान कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम यूज होती है और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है, वही इसके अंदर भी किया जाता था। बाकी वही बात कॉमन सी सारी, पावर कंजक्शन कम हो जाएगी, हीट बहुत कम हो गई थी अकॉर्डिंग टू हमारे लास्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ये थी कुछ बातें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, जो कि लास्ट जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन का टाइम रहेगा 1985 से लेकर टिल आज तक, टिल डेट, यानी आज तक की डेट को माना गया है फिफ्थ जनरेशन। यानी जो हमारी वर्तमान समय में चली हुई है वो फिफ्थ जनरेशन है, जिसके अंदर भी आईसी का यूज यानी आपका CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। जैसे फोर्थ जनरेशन में आपका
VLSI का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। देखो इनमें फ़र्क कुछ नहीं होता, इनमें बस यूज़ किए गए सर्किट की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर सर्किट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम अल्ट्रा लार्ज स्केल बोलेंगे, या थोड़ा कम होती है वेरी लार्ज स्केल या स्मॉल मीडियम, ये उनमें यूज किए गए सर्किट्स पे डिपेंड होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। देखो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर को कहते हैं हम। आपको आज के कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होगा। साइज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि आपके जेब में भी आ जाता है। क्यों? सेलफोन जो होता है ना आपका, ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। साइज जो है वेरी स्मॉल, स्पीड वेरी फास्ट। और हाँ, इसी कंप्यूटर के अगर हम बात करें इंटरनेट जो है वेरी फास्ट हो गया था अकॉर्डिंग टू लास्ट जनरेशन के कंप्यूटर। उनमें लैंडमैन वन का ही के दौरान ही आप यूज कर सकते थे अगर आप कोई फाइल शेयर करना चाहते थे। लेकिन 1985 के बाद आपका जो इंटरनेट बना है, यानी 1985 के दौरान नेट की तकरीबन शुरुआत हो चुकी थी हर एक जगह। लेकिन मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि 1985 में ही आपका ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम आ गया था, नहीं, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर हाई लेवल की लैंग्वेज जो है यूज की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OS, जो भी आपकी तकरीबन डोज हैं, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी यूज़ की जाती है। विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 तक वर्तमान समय में उपलब्ध है। यूज की बात करूं तो तकरीबन ऑल फील्ड के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑल फील्ड के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या कोई ऐसी डिवाइस जिसके चलाने के लिए CPU का यूज किया जाता है, वो भी आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में काउंट की जाएगी। तो ये थी कुछ बातें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो कि आज हमने आपको एक्सप्लेन की हैं, आपको समझाई हैं। आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको नॉलेज दी है, जो भी आज हमने आपको लेक्चर पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।